Hello, good evening everyone. Myself Dr. Mahesh Shitore, MBBS MD मेडिसिन. राइट नाउ आज मैं मतलब ये अभी मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे पब्लिक है जिनको मराठी नहीं पता चलेगा एंड कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश भी अच्छे से नहीं पता चलेगा. सो इसलिए आई विल टॉक इन दी हिंदी लैंग्वेज. ओके. सो आज का टॉपिक है पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन केयर. सो अभी हम लोगों ने अभी तक कोविड के बारे में सब कुछ जाना है, मतलब कि अभी हर एक बच्चे को भी पता है कि कोविड क्या है, कोविड अभी कैसे फैलता है. ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोग अभी इतने अलर्ट नहीं है, मास्क नहीं पहनते बहुत सारे लोग. इतना सब कुछ प्रोपोगंडा हो रहा है कि कोविड ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी बहुत लोग अभी तक अलर्ट नहीं है और अभी भी फैल रहा है. ठीक है, बट अभी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस अभी कोविड के केसेस वैसे कम हो रहे हैं, बट अभी कैरियर स्टेट्स जो है, कैरियर पेशेंट्स जो है वो अभी बढ़ रहे ज़्यादा. ये पहली बात है. दूसरी बात, अभी कोविड से जो रिकवर हो गए पेशेंट्स, तो उनमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं. जैसे कि अभी मैं खुद कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, तो अभी जिन पेशेंट को हमने ट्रीट किया है तो उनमें से अराउंड 100% में से एक 30% पेशेंट्स को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस हो गए. तो ऐसा मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि कोविड रिकवरी होने के बाद भी उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है. कुछ ना कुछ तो उनके पीछे कोई ना कोई तो डिसीज़ है आफ्टर कोविड-19 रिकवरी. ठीक है. सो अभी ये बेसिकली क्या होता है, मीन्स व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस बिहाइंड दी कोविड-19. सो अभी हम लोगों को पता है, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, तो कैसे होता है ये कॉम्प्लिकेशन कोविड-19 होने के बाद. तो कोविड-19 हमें पता है कि ये बेसिकली सोर्स है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, पहला. नेक्स्ट इज़ दी डस्ट पार्टिकल से भी होता है, मतलब बहुत सारे लोग डस्ट पे स्पिट करते हैं, बाहर स्पिट करते हैं, तो वहाँ से ये डस्ट अगर किसी के एयर एंट्री में से जाएगा तो उनको हो जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ दी फोमाइट बॉर्न. फोमाइट मतलब अगर किसी ने टॉवेल यूज़ करके रखा है, कोविड पेशेंट, उसने अगर टॉवेल यूज़ किया और वही किसी और हेल्दी पर्सन यूज़ किया तो उसको हो जाएगा. सो इट्स कॉल्ड ए फोमाइट बॉर्न. ओके. सो ये 3 रीज़न है जिससे कोविड होता है. अभी ये जब होता है, इट इज़ बेसिकली द मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू बी अफेक्टेड इन कोविड-19 इज लंग्स. मतलब कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स है, वो मेनली अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19. अभी हमें पता है कि हमारा लंग्स का मेन मकसद क्या है, हमारे फेफड़ों का मेन मकसद क्या है, कि टू गेन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेना है एंड वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना है. और हमारा हर बॉडी पार्ट ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है. ठीक है. और जब भी हमारे फेफड़ों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम पे हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. तो कोविड-19 भी ऐसे फेफड़ों को बहुत इंजुरीज करते हैं. जैसे कि अभी बहुत लोगों ने देखा होगा HRCT स्कोरिंग पैटर्न, दैट इज़ कोरैट स्कोरिंग पैटर्न एंड सीवियरिटी स्कोरिंग पैटर्न. ठीक है. तो ये जो सीवियरिटी स्कोरिंग पैटर्न है, सीवियरिटी स्कोरिंग पैटर्न जैसे कि स्कोर 14/40 और 15/40 और 40/40, तो ये क्या रहता है, तो हमारे 2 लंग्स रहते हैं, तो हर लंग के लोब्स रहते हैं. लाइक राइट लंग को 3 लोब्स रहते हैं, लेफ्ट लंग को 2 लोब्स रहते हैं. ठीक है. तो उन लोब्स में उन्होंने ग्रेडिंग किया है कि इस लंग में 20, इस लंग में 20, तो कितने इंजुरीज होंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने ग्रेडिंग पैटर्न किया है. ठीक है. सीवियरिटी स्कोर. तो ये सीवियरिटी स्कोर मतलब क्या है कि कितने इंजुरीज है. लाइक एक इंजुरी अगर एक लंग में है और 2 इंजुरीज अगर दूसरे लंग में, तो टोटल सीवियरिटी स्कोर विल बी 3/40. तो ये मतलब इंजुरी है. ठीक है. जितनी ज़्यादा इंजुरी उतना ज़्यादा लंग का डैमेज है. ठीक है. तो
उसके हिसाब से वी कैन एबल टू जज, मतलब हम उससे जज कर सकते हैं कि पेशेंट को कितना नुकसान हो गया है उनके फेफड़ों में, और जितना ज़्यादा नुकसान उतना कम ऑक्सीजन लेवल उनके बॉडी में, उनके ब्लड में। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लिकेशंस का मेन कारण है ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना हमारे बॉडी में। ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया मतलब पूरे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और वो क्रोनिकली स्लोली कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण हमारे जितने भी सेल्स है वो स्लोली डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसके कारण हमारे सभी ऑर्गन्स भी माल फंक्शनिंग स्लोली हो रहे हैं, एंड दिस इज़ द मेन कॉज फॉर द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट दूसरा जो कारण है कॉम्प्लिकेशन का वो मतलब कोएगुलोपैथीज मतलब क्लॉटिंग्स। ठीक है, मतलब खून के गुठलियाँ हो जाना हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स मतलब खून के पाइप्स में खून के गुठलियाँ हो जाना। ठीक है, अभी ये खून की गुठलियाँ जो है ये बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो कोविड-19 है ये हमारे खून के पाइप्स को मतलब ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम कर देंगे। एंड ये इन्फ्लेम बेसिकली क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ हमारे खुद के ही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो रहते हैं वो ही हमारे इनको वापस इन्फ्लेम कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो इन्फ्लेमेशन है इसके कारण ही ये गुठलियाँ हो जाएंगे। अभी ये जब गुठलियाँ हो जाएंगे तो उस टाइम पे उधर बड़ी गुठली भी होने के चांस है, जिसके कारण हार्ट अटैक्स भी होने के चांसेस है, ब्रेन स्ट्रोक्स भी होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस है। अब मतलब हाथ पाँव के नसों को भी ब्लॉक कर सकते हैं ये गुठलियाँ। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली डेडली, क्योंकि जब गुठलियाँ होंगे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक होगा तो फिर एडजेसेंट पार्ट को खून नहीं मिल रहा है। तो इमेजिन जब हमारे बॉडी को किसी भी पार्ट को अगर खून नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा, वो बॉडी पार्ट हमेशा के लिए मर जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, इट इज़ हाईली डेडली पार्ट। अगर हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक वी एवरीवन नो कि हार्ट अटैक इज़ हाईली डेडली। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो फिर पूरा लाइफ उनका मतलब ऑलमोस्ट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ ही डैमेज हो जाएगा। पता है स्ट्रोक मतलब क्या, पैरालिसिस। ठीक है, तो ये अगर कोई लिम्ब के आर्टरी को अगर ब्लॉक हो गया तो फिर वो लिम्ब पूरा बर्बाद हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है वो है डिप्रेशन। बहुत डिप्रेशन आता है किसी, मतलब अभी तक जितने लोगों को भी कोविड हो गया है उनमें हर पेशेंट में कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है, दैट इज़ डिप्रेशन। मतलब उनको मन में कुछ अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, बहुत ही डिप्रेस हुए रहते हैं, हमेशा उनको नींद आएगी, काम में इतना ज़्यादा मन नहीं लगेगा। ठीक है, बीच बीच में उनको हेडेक होगा, बीच बीच में वो गुस्सा करेंगे। ठीक है, उनको भी नहीं पता चलेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्यों हो रहा है, ये भी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो इसके कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन मतलब क्या है कि पेशेंट को जुलाब हो रहा है। ठीक है, अभी ये भी एक रीज़न है कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन से उनके ब्लड वेसल्स को भी अच्छे से खून नहीं मिल रहा है, क्योंकि खून के गुठलियाँ जा रहे उधर भी आ रहे हैं, जिसके कारण इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी हैम्पर हो रही है, एंड उसके कारण मतलब डायरिया, डिसेंट्री हो रहा है। ठीक है, मेनली डायरिया। ओके, अभी दिस इज ऑल्सो दी वन मोर कॉम्प्लिकेशन। तो उसके कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, डाइजेशन इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं होना। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, नहीं तो डायरिया भी हो जाना, फिर भूख अच्छे से नहीं लगना।
ठीक है। तो ये भी एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अभी उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि जनरलाइज मसल वीकनेस, मतलब पूरे हमारे जितने भी मसल्स है, पूरे मसल्स में वीकनेस हो जाना, बहुत वीकनेस हो जाना, ठीक है। तो ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि यही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे मसल्स को इन्फ्लेम कर रहे हैं, एक दैट इज कॉल्ड एज मायोपैथी, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया है क्योंकि हमारे लंग में इंजुरीज है, तो उसके कारण भी मसल वीकनेस होता है, जनरलाइज मसल वीकनेस। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण हमें कुछ मतलब करने की इच्छा नहीं रहेगी, हमेशा सोने का ही मन करेगा, बेड से उठने का ही मन नहीं करेगा, ठीक है। और पूरा ऐसा मतलब उदास उदास टाइप फील होना, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अब ये मसल वीकनेस जो है, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, ये ज़्यादातर किन में पाए जाते हैं? मतलब ये डिप्रेशन जो ये माइल्ड, मतलब जिनको कोविड हो गया है और जिनको मतलब ज़्यादा इंटेंसिव केयर नहीं लगा है, लाइक वेंटिलेटर ने तो NIV सपोर्ट ये नहीं लगा है, उनमें भी पाया जाएगा ज़्यादातर डिप्रेशन। बट ये मसल वीकनेस जो है वो उन पेशेंट में पाया जाएगा जो वेंटिलेटर पे थे, नहीं तो जो NIV पे थे, और वो बहुत दिनों तक बेड रिडन थे। मतलब बेड रिडन क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स में इंजरी होता है, तो अगर वो अगर मूवमेंट्स करेंगे तो उनका ब्रेथलेसनेस और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को बेसिकली बेड रिडन रखते हैं टू अवॉइड द ब्रेथलेसनेस, ठीक है। एंड उसके बाद फिर स्लोली हम उनको मोबिलाइज करते हैं। तो उस टाइम पे जो वो पीरियड रहता है जिसमें वो इमोबिलाइज है, तो उसके कारण उनको माइल्जिया, मायोपैथीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोविड-19 के साथ साथ जो ट्रीटमेंट प्लान भी है उसके कारण भी साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस है। बट ट्रीटमेंट देना एट दैट टाइम वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ट्रीटमेंट है जो अभी तक अपकमिंग, मतलब अभी तक यूज़ में है, ठीक है। और उसके ऊपर तो अभी कुछ मतलब अभी तक कुछ रिसर्च तो अभी है, चल रहा है, वैक्सीन एंड ऑल, बट अभी तक जो ट्रीटमेंट है वही अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, दैट इज़ यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, यूज़ ऑफ एंटीवायरल्स, यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरीज, दैट इज़ द स्टेरॉइड्स, ठीक है, एंड यूज़ ऑफ एंटीफाइब्रोटिक, दैट इज परफिनेक्स, ठीक है। तो ये सभी अभी यूज़ है, बट अभी इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स है ना, ये सभी मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जो अभी मैंने बोला ये आपको कोविड के कारण कॉम्प्लिकेशंस थे, अभी हॉस्पिटल के कारण भी कॉम्प्लिकेशन थे, जैसे कि बहुत दिन से इंटेंसिव केयर में एडमिट होना, ठीक है, जैसे कि बहुत दिनों तक वेंटिलेटर लग जाना, जिसके कारण वेंटिलेटर पे जब पेशेंट रहता है तो उनको हमें सीडेट करना पड़ता है, पैरालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो जब उनको कंटिन्यूस से सेडेशन पैरालिसिस रहता है, तो उस टाइम पे भी जब वो वीन ऑफ हो जाते हैं, मतलब वेंटिलेटर से बाहर रहते हैं, तो उस टाइम पे उनको बहुत माइल्जिया, बहुत वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस होता है, मतलब बेड से उठ भी नहीं पाते, क्योंकि उनका स्पैन लाइक 12 दिन 15 दिन ऐसा भी रहता है बहुत लोगों का। तो डैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। बट ये बेसिकली क्रिटिकल पेशेंट में पाया जाता है, और इसके पहले वाले जितने भी थे वो माइल्डर टू मॉडरेट पेशेंट में भी पाया जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद और कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मतलब कि डिजीनेस, गिडीनेस, ठीक है। उसके बाद अल्टर्ड टेस्ट एंड स्मेल, मतलब वो हमें पता है कि कोविड-19 जब होता है तो उस टाइम पे हमारा टेस्ट सेंसेशन और स्मेल सेंसेशन पूरा का पूरा चला जाता है, बट यही कुछ कुछ लोगों में बहुत दिनों तक एक्सटेंड हो जाता है। ये भी कॉम्प्लिकेशन में आता है, और ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में भी आता है एंड लोकल कॉम्प्लिकेशन में भी आता है, ठीक है। अभी ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि न्यूरोलॉजिकल में न्यूरोपैथीज, पॉलीन्यूरोपैथीज, मतलब हमारे जितने भी पेरिफेरल नर्व्स है, पेरिफेरल नर्व्स, तो उनको भी इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीन्यूरोपैथी, जिसके कारण माइल्ड टू मॉडरेट पेन होते रहते हैं हमारे हाथों में, हमारे फुट में, ठीक है, एंड वीकनेस भी होता है बिकॉज ऑफ रिड्यूस
पावर ऑफ द मसल, ठीक है, मसल के पावर रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण पेन होता है, वीकनेस होता है, एंड देयर विल बी दी सेंसरी मोटर लॉस। सेंसरी मोटर लॉस मतलब सेंसेशन भी कम हो जाएगा और हमारा वीकनेस मतलब हमारे मूवमेंट्स, मसल के मूवमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद और एक डेडली कॉम्प्लिकेशन है जो कि गुइलेन-ब्रेयर सिंड्रोम, ठीक है। गुइलेन-ब्रेयर सिंड्रोम मतलब ये एक सिंड्रोम है जिसमें कोई भी मतलब बेसिकली ये कोई भी वायरल नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने का सिंड्रोम है, बट अभी कोविड-19 के कारण भी ये हो रहा है। और कोविड-19 के कारण ये होगा तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा असर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में पहले से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है, पहले से ही हमारे मसल्स वीक है, और उसमें से ऊपर ये भी हो गया, तो इसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एंड मेनली डेडली पार्टीज अगर ये हमारे डायफ्रामेटिक मसल और इंटरकोस्टल मसल मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स है, ठीक है, उनको अगर इन्वॉल्व कर दिया तो फिर पेशेंट का मतलब क्रिटिकल स्टेट बहुत ही बढ़ जाएगा और उनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो द मेजर कॉम्प्लिकेशन। अभी ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सभी मतलब हर पेशेंट में, हर कोविड रिकवरी स्टेटस में एक या दो कॉम्प्लिकेशन तो पाए जाएंगे आपको, फिर वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, डिपेंड्स अपॉन दी एज क्राइटेरिया, मतलब उनका एज कितना है वो, उसके बाद उनके कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है या नहीं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ठीक है, नहीं तो अंडरलाइनिंग ऑटो इम्यून डिसीजेस हो, ठीक है, तो वो भी पाए जाएंगे। उससे भी हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये हम ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज है और उसके साथ साथ कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन है तो फिर ये उनमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर एज कम है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन कम रहेंगे, ठीक है, बट रहेंगे कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि और बेसिकली ये जो कॉम्प्लिकेशन रहेंगे कोविड-19 रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट 90 डेज तक रहेंगे ये कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अभी ये और कितने दिन तक रहेंगे वो अभी तक प्रॉपर डाटा नहीं है, बट अभी तक तो पेशेंट में 90 डेज तक तो है, ठीक है। एंड बेसिकली ये बहुत सारे पेशेंट्स आफ्टर रिकवरी एक 10-15 दिन तक भी पॉजिटिव आ सकते हो, ठीक है, वापस आ सकते हैं, ये भी एक स्टडी हुआ है, ठीक है। सो वी शुड बी अलर्ट ऑलवेज, बट हाँ ऐसा नहीं है कि उनको बेसिकली इसीलिए रिहैबिलिटेशन केयर इसीलिए ही है, ठीक है, टू अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में और एक कॉम्प्लिकेशन दैट इज डायबिटीज़, ठीक है। क्यों डायबिटीज़? एक तो हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है पूरे हमारे ब्लड वेसल्स में, और उसके बाद पैनक्रियास को भी इन्फ्लेमेशन होगा, राइट। एंड उसके साथ साथ हम कोविड में स्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं, सो स्टेरॉइड्स नॉर्मल पर्सन में भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस है। एंड इन्फ्लेमेशन टू द पैनक्रियास को इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो अभी दीज आर दी मेजर कॉम्प्लिकेशंस। अभी उसमें से बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से? फर्स्ट इज दी हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होने के चांसेस है? फर्स्ट इज दी पाल्पिटेशन, मतलब कि हार्ट के जो बीट्स है वो इरेगुलर, एकदम फास्ट हो जाना, ठीक है, और धड़कन तेज़ हो जाना, ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन चेस्ट पेन हो जाना, एंजाइटी हो जाना, स्वेटिंग हो जाना, ठीक है, मतलब अटैक जैसा हार्ट अटैक आता है वैसे सिम्टम्स हो जाना। तो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि खून की गुठलियाँ बन रही है ना खून में, तो इसके कारण हार्ट को अच्छे से खून नहीं मिल रहा है, एंड इट इज़ दी मेजर कॉज फॉर द अटैक। उसे तो हम अटैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन, मतलब कि हार्ट के जो मसल्स है उनको इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसे हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। एंड इसके कारण क्या होगा? जो हार्ट का पंपिंग पावर है वो कम हो जाएगा, एंड इसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर इज मच मोर डेडली,
अगर हार्ट फेलियर हो गया तो फिर पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो एज रिलेटेड भी रहता है, अगर एज कम है, हार्ट फेलियर हो गया और अगर उसको हमने अच्छे से ट्रीट कर लिया तो फिर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है एंड इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। अगर वही खून की गुठलियाँ होने के कारण अगर हार्ट फेलियर हो गया है तो फिर उधर के मसल्स, मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स डाई हो गए क्योंकि उनको खून अच्छे से नहीं मिला है, ठीक है। और उनमें हार्ट फेलियर मच ऑफ द टाइम इज़ इरिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हार्ट रिलेटेड, सो दिस इज़ मच मोर क्रिटिकल, यह अभी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन में आ गया, ठीक है, हार्ट रिलेटेड। अभी नेक्स्ट इज दी लंग रिलेटेड, लंग्स का भी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन में आता है, ठीक है। तो लंग्स में क्या होता है, जब कोविड-19 हमारे लंग्स में जाता है तो पहले कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, जो कि हमारे लंग्स के एकदम पेरीफेरी, मतलब कि एकदम एंड में जो रहते हैं लंग्स के, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बॉडी में से, मतलब हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो लंग्स में आता है और हम एक्सेल करते हैं, और हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वो ब्लड में चला जाता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ दी O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वियोलाई में होता है। अब ये कोविड-19 डायरेक्ट एल्वियोलाई को ही पहले इन्फ्लेम करता है, मतलब इंजूरियस करता है, इंजूरी करती है उधर, ठीक है। तो जब उधर इंजूरी होता है तो फिर उधर फाइब्रोसिस, जब इंजरी होता है तो उस टाइम पे फाइब्रोसिस मतलब क्या है, स्कारिंग, मतलब जैसे हमारे हाथ पैर को कभी भी कुछ इंजरी होता है तो उधर क्या होगा, खपली पकड़ेगा ना, मतलब वो हील होते होते वो ब्लैक कलर का जो कवरिंग रहता है वो आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्कारिंग, ठीक है। सो वैसा ही स्कारिंग हमारे लंग्स में भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइब्रोसिस, ठीक है। तो जब ये स्कारिंग होता है तो उस टाइम पे हमारे लंग का कैपेसिटी, दैट इज कॉम्प्लायंस, लंग कॉम्प्लायंस हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा लंग क्या है, फुगा है, बलून है, हम एयर लेते हैं और हमारा लंग फूक जाता है, ठीक है। और जब हम छोड़ते हैं तो वापस लंग नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो जब ये स्कारिंग हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है, तो उस टाइम पे इस फुगे का, मतलब हमारे जो लंग का कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा और जितना हमारे बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो जैसे कि हम अभी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को उतना ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन मिल रहा है, इसलिए हम अच्छे से हमारा वर्क, डे टू डे लाइफ वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर इमेजिन जिन पेशेंट को कोविड हो गया है और जिनमें अंदर स्कारिंग हो गया है तो उनमें ऑक्सीजन लेवल जितना चाहिए उनके बॉडी को रिक्वायर्ड उतना तो नहीं मिल रहा है। सो वो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो द मेजर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अगर बहुत स्कारिंग है और पेशेंट अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सो पेशेंट को कंटिन्यूसली वेंटिलेटर भी लग सकता है, नहीं तो पेशेंट को NIV भी लग सकता है, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, ठीक है। नहीं तो पेशेंट को कंटिन्यूसली बाईपैप लग सकता है, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन भी लग सकता है ऑक्सीजन मास्क से, ठीक है। सो इसके कारण क्या होगा, उनका पूरा लाइफ पैटर्न, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगा एंड इसके कारण क्या होगा, उनका जो ये है लाइफ वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्रिटिकल पार्ट में आ गया। तीसरा क्रिटिकल पार्ट है ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक में दो टाइप के स्ट्रोक्स है, एक तो नॉन हीमोरेजिक स्ट्रोक और हीमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। नॉन हीमोरेजिक मतलब जहाँ पे खून की गुठलियाँ आ गई, और हीमोरेजिक मतलब जहाँ पे खून ब्लड वेसल फूट गई, ठीक है। तो ये दोनों भी डेडली है, ठीक है। तो ये दीज 3 आर मेजर क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 एंड उसके पहले वाले थे वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कोई भी हो, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, ठीक है। बट ये कार्डियक, लंग्स एंड ब्रेन एंड किडनीज, ठीक है। किडनी में भी रीनल आर्टरीज जो रहते हैं, रीनल आर्टरीज, तो रीनल आर्टरी में भी खून की गुठली आ सकती है, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, नहीं तो
ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण भी किडनी फंक्शनिंग बंद हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। सो किडनी फेलियर के कारण भी मेजर प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। क्योंकि किडनी अगर बंद होगी तो फिर हमारे बॉडी का पूरा मैकेनिज्म, मतलब हीमोडायनामिक मैकेनिज्म ही बदल जाएगा, ठीक है। एंड ये पूरे हमारे ऑर्गन्स पे असर कर देगा वापस, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19। सो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस है। अभी रिहैबिलिटेशन केयर, ये इन कॉम्प्लिकेशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। अभी हम कोविड-19 से फाइट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी दूसरा पार्ट भी आ गया, दैट इज़ कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन से भी फाइट करना है हमें। अभी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन से भी फाइट करना है, ठीक है। एंड दीज आर सच डेडली कॉम्प्लिकेशंस, जो कि मतलब एक बार अगर हो गए ये कॉम्प्लिकेशंस तो फिर उस पेशेंट को बहुत बार लाइफ लॉन्ग भी उस कॉम्प्लिकेशन से रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ मच मोर हॉरिबल कॉम्प्लिकेशन, राइट। मतलब ये एक हॉरिबल सिचुएशन है अभी फ़िलहाल तो, कि ये कॉम्प्लिकेशन अगर हमारे साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे तो फिर पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहेगा, सोचो, ठीक है। तो अभी रिहैबिलिटेशन केयर का यही मकसद है। मकसद क्या है रिहैबिलिटेशन केयर का, कि टू अवॉइड मल्टीपल एडमिशन्स, मतलब उस पेशेंट को इतना अच्छे से सक्षम बनाओ कि उनका रिपीटेड एडमिशन बंद हो जाए, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन बंद हो जाए और वो खुद अपना लाइफ अच्छे से रह सके, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड, ठीक है, टू मेक द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड एंड टू मेक द पेशेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो दीज आर द मेजर मोटो ऑफ द रिहैबिलिटेशन केयर। अभी रिहैबिलिटेशन केयर में क्या क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो पेशेंट का पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग एंड थरो एग्जामिनेशन। काउंसलिंग मतलब क्या है कि पेशेंट को क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स कोविड-19 हुआ है ये बोल ही नहीं पाते लोगों को, क्योंकि लोग उनसे दूर हो जाएंगे ना, राइट। लोग उनसे दूर हो जाएंगे, अरे यार उसको कोविड-19 हो गया, हमें हो जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट वो बोल ही नहीं पाते किसी को कि मुझे कोविड-19 हुआ था और मुझे ऐसे हो रहा है। सो इसलिए उनका काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रिहैबिलिटेशन केयर में हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग, पूरा थरो काउंसलिंग, कि उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मतलब वो खुल के बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, मतलब एनीथिंग, डिप्रेशन हो, एनी प्रॉब्लम, एनी स्मॉल प्रॉब्लम टू मेजर प्रॉब्लम, यहाँ पे यू कैन एबल टू डिस्कस, ठीक है। उसके बाद थरो एग्जामिनेशन होगा उनका, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद उनका थरो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग फॉर ऑल दी ऑर्गन्स, स्क्रीनिंग फॉर ऑल दी ऑर्गन्स, जैसे कि 2D को फॉर द हार्ट, ठीक है। उसके बाद HRCT, अगेन वी विल डू द HRCT टू सी कि कितना स्कोरिंग है उनका, ठीक है। बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएंगे, ओके। उसके बाद अगर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ब्रेन रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे एज पर दी प्रॉब्लम्स। हार्ट का तो स्क्रीनिंग हर पेशेंट में हम करते ही है, क्योंकि हार्ट इज़ द मेजर ऑर्गन। अगर हार्ट को, और वो बहुत ही छोटा ऑर्गन है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर आगे बहुत तकलीफ देता है, ठीक है। ब्रेन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो पेशेंट टू पेशेंट, अगर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर ब्रेन की इन्वेस्टिगेशन हम करवा लेंगे, ठीक है। सो दीज आर ये सभी स्क्रीनिंग मेथड से। अभी स्क्रीनिंग मेथड में हमें जब पता चलेगा कि ये कॉम्प्लिकेशन, तो उसके हिसाब से वी विल गो फर्दर फॉर दी रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स। तो रिहैबिलिटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो है फिजिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट्स, साइकेट्रिस्ट्स, ठीक है। दीज आर दी 3 मेन पीपल हु आर गोइंग टू डील विद द पेशेंट। एंड उसके बाद फिर इंटेंसिविस्ट, अगर पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है, वेंटिलेटर लग रहा है एंड ऑल, तो उसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी रोल प्ले करता है, नहीं तो फिजिशियन ही रोल प्ले कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो दीज आर दी मेन डॉक्टर्स हु आर गोइंग टू डील विद द पेशेंट इन दी रिहैबिलिटेशन केयर पोस्ट कोविड रिकवरी स्टेटस, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं वो, ठीक है, मतलब हम अभी कैसे करते हैं कोविड रिहैबिलिटेशन कोविड रिकवरी स्टेटस में। बेसिकली पेशेंट का
डिप्रेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिलीव द डिप्रेशन, क्योंकि अगर डिप्रेशन कंटिन्यूसली है तो फिर पेशेंट का व्हील ही नहीं रहेगा, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। सो पेशेंट का इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिमूव द डिप्रेशन फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। तो ये डिप्रेशन कैसे निकालना है? सो फर्स्ट इज़ टू गिव द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। ये डिप्रेशन मेनली क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइपोक्सीमिया, मैंने बोला हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम है, तो इसके कारण ब्रेन को भी ऑक्सीजन लेवल कम मिल रहा है ना, तो इसके कारण हमारा ब्रेन स्लाइटली डिप्रेस रहता है, जिसके कारण हमारा पूरा बॉडी भी डिप्रेस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक पेशेंट को हम एनेस्थेशिया दे देंगे, एनेस्थेटिक ड्रग और सिडेटिव ड्रग, तो उस टाइम पे क्या होगा? पेशेंट सिडेट हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा, हार्ट रेट भी ड्रॉप हो जाएगा। मतलब क्या है, हमारा ब्रेन सेंटर जो है वो सभी डिप्रेस हो रहे हैं। क्यों? हमने ब्रेन को ही डिप्रेस कर दिया, राइट। तो उसके कारण हार्ट रेट भी कम हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, हमारे पूरे सिस्टम्स स्लोली डिप्रेस हो रहे। तो ऐसे ही जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा कंटिन्यूसली, तो उस टाइम पे भी ब्रेन हमारा डिप्रेस हो जाएगा एंड वी विल फील मच मोर डिप्रेशन, ठीक है। तो इसलिए इंटरमिटेंट ऑक्सीजन थेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पेशेंट, ये फर्स्ट। उसके बाद उनको योगा पढ़ाना है, उनको योगा बताना है कैसे करना है, उनको पॉजिटिवली रहने का ज़रिया दिखाना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी थिंग्स विच वी हैव टू डू फॉर द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद उनका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, बेसिकली रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी, क्योंकि कोविड-19 रेस्पिरेटरी फंक्शन को ही मेनली इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू द पेशेंट इन दिस रिहेबिलिटेशन, मतलब हम लोग इन रिहेबिलिटेशन केयर में देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जैसे कि स्पायरोमेट्री है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस है, ठीक है, वो है डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेशेंट को इंटरमिटेंटली मोबिलाइज करना है, ठीक है। मोबिलाइज करना है उनको, मतलब मॉर्निंग आवर्स में, मॉर्निंग एयर में, मतलब जो प्यूरिफाइड एयर रहता है मॉर्निंग आवर्स में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, तो उस टाइम पे उनको डीप ब्रीथ करने के लिए बोलना है इन प्रॉपर ग्रीनरी पार्ट, ठीक है। मतलब जहाँ पे झाड़ है तो वहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है एंड दी प्यूरिफाइड ऑक्सीजन इज मच मोर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सो ये भी हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ओके। अभी ये पार्ट हो गया। उसके बाद मेडिसिन्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट मेडिसिन्स टू अवॉइड दी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये भी अभी बहुत लोगों में अगर फाइब्रोसिस ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें कंटिन्यूस मतलब लो डोज स्टेरॉयड लगेगा, ठीक है, विथ प्रॉपर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स भी लगेंगे टू अवॉइड दी सुपर एडी इन्फेक्शन, मतलब कि न्यू इन्फेक्शन कोई आए ना, तो इसके लिए उनको एडिशनल एंटीबायोटिक भी लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन है। एंटी डिप्रेशंस कैन ऑल्सो बी वी कैन यूज टू अवॉइड द डिप्रेशन, फार्माकोलॉजिकल एंटी डिप्रेशंस, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम यूज़ करते हैं। तो अभी दिस इज़ द मेडिकेशनल पार्ट विच वी विल प्ले रोल फॉर द रिहेबिलिटेशन। एंड उसके बाद साइकेट्रिस्ट का रोल आता है टू काउंसिल देम प्रॉपरली एंड टू गाइड देम प्रॉपरली and to give the appropriate drugs to avoid the depression, ठीक है। अभी डिप्रेशन में क्या है, मेन पार्ट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है और उसने उसके एक फैमिली मेम्बर को एक्सीडेंट में मरते हुए देखा, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो गया, ठीक है। मतलब उसने खुद अपने आंखों से देखा है और उसके बाद उसको बहुत डिप्रेशन हो गया, ठीक है, बहुत डिप्रेशन हो गया, मतलब दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। वैसे ही फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया एक इंसान का और उसमें से वो अच्छे से बाहर आ गया, लेकिन उसको अभी लग रहा है यार ये एक्सीडेंट क्यों हो गया, तो उसमें वो स्ट्रेस में चला गया।
तो वैसे ही कोविड भी है। उस पेशेंट को मतलब लगता है कि यार मुझे कोविड कैसे हो गया, और होने के बाद वो इतना सारा ट्रीटमेंट हो गया, इतना सारा पैसा खर्चा हो गया, और फिर भी अभी मुझे प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो चालू है। दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। मतलब उसको ये होने के बाद वापस एक स्ट्रेस आ गया, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ठीक है, सो ये टैकल करना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। बेसिकली इंसान के ब्रेन को टैकल करना बहुत हार्ड है, क्योंकि इंसान का ब्रेन बहुत चीज़ें सोचता है कंटिन्यूसली, और हम तो भगवान नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चले हम कुछ ये नहीं कर सकते, और ऐसा मशीन भी नहीं आया कि वो तो दिखा सकता है कि वो उसके दिमाग में क्या चल रही है। ठीक है, बट हाँ, डॉक्टर्स कैन गेस, क्योंकि हम लोगों ने क्लिनिकली पढ़ा रहता है कि भाई ऐसा होने के बाद हाँ भाई वो कुछ तो एबनॉर्मल थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो उससे हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, सो उससे वी विल गो फर्दर एंड वी विल गिव द ट्रीटमेंट। सो ये सभी रिहेबिलिटेशन केयर का है। ठीक है, एंड रिहेबिलिटेशन केयर इज़ नाउ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पोस्ट कोविड रिकवरी कॉम्प्लिकेशन टू अवॉइड फर्दर प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो इससे मतलब टेक होम मैसेज क्या है? बेसिकली ये है कि जिन को कोविड-19 हो चुका है और उनको कोई भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ अपने आसपास के रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर्स में जाओ, या फिर मुझे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड आप उधर विजिट हो जाओ। ठीक है, जिससे दे कैन एबल टू काउंसिल यू प्रॉपरली। ठीक है, एंड दे कैन गाइड यू, एंड ऑल्सो दे कैन स्क्रीन यू फॉर द कॉम्प्लिकेशन एंड गिव द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आपको अच्छे से ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन। मतलब फर्दर कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं रहा तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो ये टेक होम मैसेज है। ये पहला मैसेज हो गया। और दूसरा मैसेज जो है, जो पहले से चलते आ रहा है, वो है मास्क अच्छे से पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ अच्छे से क्लीन करो। कोई भी मतलब चीज़ को टच किया तो हाथ अच्छे से क्लीन करो बाय सैनिटाइज़र और विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। ओके, टेक केयर, बाय बाय।